हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल फे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो हम देखने वाले हैं यूपी आर्नल्ड टीजी2 इलेक्ट्रीशियन के प्रीवियस ईयर पेपर को। यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये यूपी आर्नल्ड टीजी2 इलेक्ट्रीशियन का पेपर होगा। यहाँ पे टाइम दोस्तों देख सकते हैं, टाइम भी दिया हुआ है, आपका डेट भी 2016 का दोस्तों ये पेपर होगा। आपका आयन डिजिटल जोन कुबेरपुर का दोस्तों ये सेंटर का पेपर होगा, जिसे अभी हम देखने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि यूपी आर्नल्ड टीजी2 इलेक्ट्रीशियन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करता है। तो अगर आप यहाँ पे मैं टेक्निकल पोर्शन आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, अगर इसको आप देखते हैं तो आपका जो 2021 में पेपर होने वाला है टीजी2 इलेक्ट्रीशियन वालों का, तो काफ़ी ज़्यादा आपको इससे हेल्प मिलता है। आपका जो पेपर आएगा किस टाइप में आता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इससे आपको हेल्प मिल जाता है प्रिपरेशन करने में। तो यहाँ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, आपको इससे क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और आपको दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट था ये देना था कि आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं आप सबके लिए डेली यूपी आर्नल्ड टीजी2 इलेक्ट्रीशियन के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूँ। आप उसके लिए जैसे आप लोग कमेंट करिएगा, या मैं कम्युनिटी टैब में एक पोल डालूंगा, वहाँ आप लोग अगर वोटिंग करेंगे अच्छे से, तो आप सबके लिए डेली मैं यूपी आर्नल्ड टीजी2 इलेक्ट्रीशियन के लिए आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाला हूं। तो उसमें बहुत अच्छे से मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करके वहां मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों और आपको मैं बता दूं कि मैं आप सबके लिए जो है टेलीग्राम चैनल मैंने क्रिएट कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आप जाकर इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहां पर आप सबको डेली क्विज और आपका यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो आप सभी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हेल्प मिलेगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के इलेक्ट्रिकल फ्रेंड सर्च के भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिले, आपको नेक्स्ट वीडियो ला सकूं। और चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और इस वीडियो को दोस्तों आपको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, जो भी आपके व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप हो एसटीडी से रिलेटेड आपके टेक्निकल के, उसमें आपको उसको शेयर करना है, जिससे आपको जो भी आपके दोस्त आपके साथी हो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो वो आपको प्रैक्टिस सॉल्व कराऊँ तो उनको हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पर एक है, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक पक्षों में निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहता है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आप समझिए क्या कह रहा है। ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इसमें क्या स्थिर रहता है दोनों साइड में। ऑप्शन दे रखा है वोल्टेज व करंट, आवृत्ति व करंट, या आवृत्ति या फिर आपका फ्लक्स या वोल्टेज। देखिए दोस्तों बता दूं, ट्रांसफार्मर क्या करता है, आपका ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप करने का कार्य करता है और स्टेप डाउन काम करने का कार्य करता है। यानी कि आपका क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाने का काम करेगा, स्टेप अप मतलब बढ़ाना हो गया, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को घटाने का कार्य करता है। तो जब आपका ये तो स्थिर होगा नहीं, क्योंकि आपका बढ़ा घटा रहा है। उसी प्रकार दोस्तों आपका वोल्टेज आपके स्टेप अप करता है वोल्टेज ट्रांसफार्मर, तो आपका करंट की मान जो होता है वो कम हो जाता है। तो आपका ये भी ऑप्शन यहाँ पे, ये ऑप्शन दोनों आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें आवृत्ति आपका यहाँ पे दोस्तों सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे फ्लक्स और वोल्टेज भी दिया हुआ डी ऑप्शन में, ये भी आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज है वो भी इसमें आपका कम ज़्यादा ही करता है, आपका फ्लक्स भी उसी प्रकार होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट हो जाएगा, कि आपका फ्रीक्वेंसी जो होती है आवृत्ति आपकी एफ यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट यानी कि स्थिर रहती है। दोस्तों आपको बता दूं कि अपने इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिया में क्या ट्रांसमिशन के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। तो आपको 50 हर्ट्ज आपकी जो है यहाँ पे ट्रांसमिशन के लिए फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। और दोस्तों आपको बता दूं, जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, जापान में यहाँ पे 60 हर्ट्ज यानी कि 60 हर्ट्ज यहाँ पे ट्रांसमिशन के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। अगला यहाँ दोस्तों हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 होगा। एन इंडक्शन मोटर वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज आपका इंडक्शन मोटर जो है सेम जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताना है डीसी मोटर के, डीसी जनरेटर के, या रेक्टिफायर के, तो ट्रांसफार्मर के, ठीक है। तो आपका जो दोस्तों यहाँ पे इंडक्शन मोटर होता है वो सेम प्रिंसिपल आपका जो ट्रांसफार्मर का आपका सिद्धांत होता है वही आपका सेम आपका इंडक्शन मोटर का होता है। लेकिन दोस्तों आपको डिफरेंस इसमें क्या है, आपको ट्रांसफार्मर को स्थिर मशीन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है कोई रोटेशनरी पार्ट नहीं होता, इसलिए इसको स्टैटिक डिवाइस से आपका स्टेशनरी पार्ट इसको डिवाइस भी कहते हैं। और इन मोटर में जो होता है दोस्तों आपके रोटेशनरी पार्ट होते हैं, लेकिन इसका आपका वर्किंग जो होती है इसकी लगभग सेम होती है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। डीसी जनरेटर कन्वर्ट, डीसी जनरेटर जो है क्या कन्वर्ट करता है, थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, या ऑप्शन बी मैग्नेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऑप्शन सी है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, या फिर ऑप्शन सी है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इन्होंने राइट दिया है, ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि ट्रांसफर जो आपका डीसी जनरेटर जो होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है, ठीक है। यानी कि आपका जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी सी आपका यहाँ पे दोस्तों राइट हो जाएगी। जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तित करता है डीसी जनरेटर। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी ट्रांसफार्मर की कार्य कुशलता तब उच्चतम होगी जब। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है ट्रांसफार्मर की कार्य कुशलता मतलब उसकी कार्य करने की क्षमता जब उसकी यानी कि उसकी इफिशियंसी उच्चतम मतलब हाई होगी, कब होगी, जब आयरन लॉसेस यानी आयरन क्षतियाँ कॉपर क्षतियों से कम होगी। ऑप्शन बी है उस ट्रांसफार्मर में पूर्ण लोड लगेगा। ये ऑप्शन सी है उसकी आयरन क्षतियाँ कॉपर क्षतियों के बराबर होंगी। ऑप्शन डी है लोड का पावर फैक्टर पर इकाई होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा कि आपके उस टाइम जो होता है आयरन लॉसेज जो होते हैं कॉपर लॉसेज दोनों बराबर हो जाते हैं, तो उस टाइम जो होता है ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी हाई हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दोस्तों आपका 3 यानी कि राइट हो जाएगा कि यहाँ पे दोस्तों आपकी कॉपर आयरन क्षतियाँ और यानी कि आपका आयरन लॉसेज और आपकी कॉपर लॉसेज दोनों बराबर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 5 होगा, किसी सीरीज प्रकार के ओममीटर में सीरीज प्रकार के ओममीटर में शून्य तथा अनंत चिन्हितों की स्थितियां क्या होती हैं। तो यहाँ दोस्तों बताना है कि सीरीज प्रकार के जो ओम मीटर होते हैं उसमें शून्य तथा अनंत चिन्हों की स्थितियां क्या होती है। शून्य दाएं अनंत बाएं होता है, या शून्य बीच में अनंत बाएं होता है, या शून्य बीच में व अनंत बाएं होता है। ऑप्शन डी है शून्य बाएं अनंत दाएं होता है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। तो आपका जो होता है उस टाइम जो आपका शून्य दाएं और अनंत बाएं ओर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आप क्वेश्चन इसको अपने अकॉर्डिंग भी आप इसको सॉल्व करिएगा, जो भी इसका राइट आंसर होगा आप भी यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन में क्या इसमें गलती थी, क्या इसमें होता है। ठीक है, तो अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आता है, थर्ड पिन इन अ 3 पिन प्लग इन द प्रोवाइडर टू। थर्ड पिन इन अ 3 पिन प्लग इन द प्रोवाइडर टू। देखो जो आपका दोस्तों पिन लगा होता है घरों में आपने देखा होगा, वो फ्रिज का जो होता है पिन आपका, और यहाँ पे आपका कूलर का होता है, उसमें 3 पिन लगी होती है। वो किस लिए होता है, उसमें जो मोटा सा निकला होता है इस तरह से आपका, जैसे सपोज दैट आपका ये ऐसे पिन होती है। ठीक है, यहाँ पे पिन लगी है, तो यहाँ पे बीच में जो पिन होती है थोड़ी सी मोटी होती है। वो पूछता है वो किस लिए लगी होती है। दोस्तों वो आपका जो होता है प्रोवाइडर अर्थिंग कनेक्शन के लिए वो लगी होती है, जो आपकी मोटी वाली पिन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, प्रोवाइड द अर्थ कनेक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, अर्थिंग के लिए आपकी लगी होती है। अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 7 होगा, इन आर एल सीरीज सर्किट द रेजिस्टेंस एंड द रिएक्टेंट आर द 4 ओम्स ईच द सर्किट द करंट। तो यहाँ पे कह रहा है आर एल सी सीरीज आपका सर्किट है, यानी कि आपका श्रेणी क्रम में वो कनेक्ट है, उसमें रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध आपका रिएक्टेंस 4 ओम का है, उसमें ईच सर्किट में करंट कितना होगा उसको फाइंड आउट करना होगा। दोस्तों इसको आप हल करिएगा। इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका यहाँ पे राइट होगा, लैग करेगा वोल्टेज बाई 45 डिग्री से आपका ये वोल्टेज से आपका ये लैग करने लगेगा। अगर दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 8 होगा, घरेलू वायरिंग में एल्बो का उपयोग तार की दिशा को डॉट डॉट बदलने के लिए किया जाता है। देखिए जो दोस्तों आपका ये इसका आंसर जो होगा इसका 90 आंसर राइट हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जो एल्बो होता है आपने देखा होगा, जहाँ पे वायरिंग करते समय जहाँ पे घरों पे मोड़ होता है, टर्निंग होती है, वहाँ पे इस तरह से कुछ एल्बो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो एंगल बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो यही वो पूछ रहा है, उसका बदलने के लिए उसका जो दिशा होता है डायरेक्शन चेंज करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 90 डिग्री। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे, एन एंड गेट। तो ये आपका एंड गेट क्या है, इज इक्विवेलेंट टू द सीरीज स्विचिंग सर्किट। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इज इक्विवेलेंट द सीरीज स्विचिंग सर्किट। जो आपका श्रेणी आपके सर्किट होती हैं स्विचिंग की, उसमें इसके बराबर होता है। अगला दोस्तों हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 10 आ जाएगा, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक सर्किटों के बीच चुंबकीय कपलिंग को डॉट डॉट से बढ़ाया जा सकता है। तो कैसे बढ़ाया जाता है, ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी सर्किटों के बीच जो चुंबकीय मैग्नेटिक जो कपलिंग होती है उसमें कैसे बढ़ाया जा सकता है, उच्च रिलेक्टेंस सामग्री को कोर उपयोग करने से, या निम्न रिलेक्टेंस उपयोग का कोर में उपयोग करने से, या दोनों वाइंडिंग में चक्करों की संख्या को बढ़ाने के। ये ऑप्शन 4 है यहाँ पे, दोनों वाइंडिंग में चक्करों की संख्या को घटाने से। तो यहाँ दोस्तों आपका ऑप्शन आपको बी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि दो निम्न रिलेक्टेंस और सामग्री का कोर उपयोग करने से जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया गया है। दोस्तों आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, वीडियो पॉज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद आपको कमेंट करना है कौन से क्वेश्चन में क्या इसका राइट आंसर होगा। आप भी अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जब मैं प्रैक्टिस शॉर्ट सॉल्व कराऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे से मैं आप सबको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कैसे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 11 है, घरेलू बिजली वायरिंग पर काम करते समय कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण आवश्यक नहीं है।
इसमें ये कह रहा है कि जब घरेलू वायरिंग होती है उसमें जो है कौन से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण आवश्यकता नहीं होता। काले चश्मे, दास्ताने, विद्युत रोधी जूते, विद्युत रोधी उपकरण। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जो है चश्मे की कोई जरूरत इसमें नहीं होती, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। दस्ताना का यूज किया जाता है, विद्युत रोधी जूते का भी यूज किया जाता है, विद्युत रोधी उपकरण का भी यूज करना चाहिए, इससे आपको करंट ना लगे। यानी दोस्तों यहाँ पे काले चश्मे का यूज इसमें आवश्यकता इसकी नहीं होगी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 12 होगा। तापीय पावर स्टेशन यानी कि आपका थर्मल पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर का काम क्या होता है? डॉट डॉट को गर्म करता है। तो दोस्तों जो इकोनोमाइजर लगा होता है जो आपके थर्मल पावर स्टेशन होते हैं उसका कार्य क्या होता है? एग्जॉस्ट स्टीम को भीतर आने वाली पानी या एग्जॉस्ट गैसों को कोयले में या स्टीम से भीतर आने वाली हवा को या फिर एग्जॉस्ट गैसों से भीतर आने वाली पानी को। तो यार दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, एग्जॉस्ट गैसेज होती है उसको भीतर आने वाली जो पानी होता है उसको ये गर्म करने का, ये इकोनोमाइज करने का, इसके इकोनोमाइजर से नाम से पता चलता है इकोनोमाइज करने का, ये गर्म करने का ये कार्य करता है जिससे इसमें स्टीम इसमें निकल सके। ठीक है, इस तरह ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए आपका ये पावर आपका इसमें थर्मल पावर का क्वेश्चन होगा ये। अगर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखे हैं देख सकते तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन इसमें आपका पूछा जाता है, तो काफ़ी आपको इससे हेल्प मिलेगी। अगर क्वेश्चन है 13 यहाँ पे, एक शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति 1/4% की कमी है दी जाए तो विद्युत धारा क्या होगी? तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक आपका एक कैपेसिटिव सर्किट है यानी उसके सप्लाई आवृत्ति में 1/4 की कमी यानी 1/4 कमी की जाए तो विद्युत धारा क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पे इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपकी 1/4 इसमें जो है आपकी ये क्या होगी? विद्युत धारा इसकी कम हो जाएगी, इसकी जो सप्लाई आवृत्ति में 1/4 की इसकी कमी की जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन आपका 14 आ जाएगा। विच ऑफ द मिक्सचर इज यूज ऑफ द फील्ड अराउंड द अर्थ इलेक्ट्रोड फॉर द गुड अर्थिंग? ठीक है, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द मिक्सचर, कौन सा ऐसा मिश्रण है जो यूज किया जाता है आपका जब अर्थिंग में इलेक्ट्रोड को जो फिल किया जाता है, इलेक्ट्रोड के लिए जो बगल बगल साइड में फिल करते हैं जो मिक्सचर होता है उसमें क्या होता है जिससे आपकी अच्छी अर्थिंग प्राप्त हो सके? तो इसमें क्या होता है जो कोल और साल्ट मिक्सचर। ठीक है, आपका जो कोल होता है आपका पे नमक का मिश्रण, यहाँ पे कोयले और नमक का मिश्रण यहाँ पे मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे 4 राइट हो जाएगा 14 में। अगर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पॉजिटिव चार्ज, इसमें आपको बताना है इसमें से किस में जो है आप में पॉजिटिव चार्ज होता है? तो एटम में, इलेक्ट्रॉन में, या प्रोटॉन में, या न्यूट्रॉन में? दोस्तों यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, आपका प्रोटॉन जो होता है इसमें आपके पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 16 होगा। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज अ, क्या होती है? ओम मीटर। यानी कि दोस्तों यहाँ पे शी ऑप्शन का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें आपका क्वेश्चन जो देखिए आपका मीडियम लेवल का है, बहुत हाई बहुत लो उसमें पूछता है, मीडियम लेवल का होगा। इस टाइम आपका जो 2016 में पूछा है, लेकिन आप 2021 जो पेपर होगा इसमें थोड़ा सा कंपटीशन आपका बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई होगा, लेकिन आपको पता होगा बहुत ज़्यादा हाई नहीं करता है, सिर्फ आपको जो है लॉजिकल बेस ये क्वेश्चन देता है यूपीआर में, चाहे हो गया चाहे यूपीपीसीएल टीजी हो गया। अगर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन होगा एक अच्छी भू संपर्कन प्रणाली के प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे कहना होगा अच्छी जो भू संपर्कन प्रणाली है अर्थिंग प्रणाली में प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो यहाँ दोस्तों आपका 1 ओम और 3 ओम के बीच होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसका प्रतिरोध जो होता है आपको कम होना चाहिए। यहाँ पे 1 ओम और 3 ओम के बीच इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट होगा। अगर दोस्तों हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है प्राइमरी वाइंडिंग से होकर जाते करंट द्वारा बना फ्लक्स डॉट डॉट में ईएमएफ प्रेरित करता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों को थोड़ा समझना है, ये आपका क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर यानी कि आपका जो प्राथमिक वाइंडिंग से होकर जब करंट द्वारा फ्लक्स जाता है तो ईएमएफ क्या करता है? केवल प्राइमरी वाइंडिंग में या केवल ट्रांसफार्मर कोर में या प्राथमिक व द्वितीयक दोनों वाइंडिंग में? केवल प्राथमिक दोनों। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 आपका राइट हो जाएगा। फ्लक्स जो होता है वो आपका फर्स्ट से जाता है, प्राइमरी साइड से आपका सेकेंडरी साइड, दोनों यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तभी जो आपको यही तो होता है आपका म्यूचुअल इंडक्शन, इसी पे तो वर्क करता है आपका ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। आपका प्राइमरी से सेकेंडरी की ओर आपका ये जाता है फ्लक्स। अगर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन आपका 19 होगा। भारतीय मानक के अनुसार, ठीक है, भारतीय मानक के अनुसार जो आपको मानक है भारत का, सामान्य सीलिंग रोज को जोड़ते समय कौन सी शर्त का पालन किया जाना चाहिए?
तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन 4 दिए गए हैं। सीलिंग रोज में फ्यूज का उपयोग किया जा सकता है। सीलिंग रोज को कोई पर्पज से जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन सी है इसका उपयोग उच्चतम वोल्टेज के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन डी है सीलिंग रोज से सिर्फ एक लचीला रस्सी बांधी जानी चाहिए। दोस्तों आपको भी बताना है इसके ऑप्शन अकॉर्डिंग, कमेंट करिए इसका क्या राइट होगा। यहाँ पे इन्होंने जो दिया ऑप्शन नंबर 4 राइट दिया है कि सीलिंग रोज से सिर्फ एक लचीली रस्सी बांधी जानी चाहिए। तो आप भी दोस्तों कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा अपने अकॉर्डिंग आप भी। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका 20 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट दोस्तों इसका थोड़ा छोटा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। नेग्लेक्टिंग द आर्मेचर रिएक्शन इज द सिचुएशन ऑफ द शेप ऑफ द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी सीरीज मोटर। आपको यहाँ पे नेग्लेक्टिंग आर्मेचर जो रिएक्शन होता है उसमें कम से कम जो उसमें सिचुएशन की स्थिति होती है, तो उस टाइम जो आपका जो टॉर्क स्पीड होती है, आपकी घोड़ा जो बलाघोड़ की स्पीड होती है आपके डीसी सीरीज मोटर में क्या होती है, तो ये आपके हाइपरबोला होता है। ठीक है, तो आपको स्पीड की शेप होती है आपकी हाइपरबोलिक शेप आपका ये होता है। ठीक है, यानी आपका पैराबोला आपका हो गया परवलय हो गया, हाइपरबोला आपका अति परवलयाकार आपका ये इसका शेप होगा। अगला दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे स्टेप ट्रांसफार्मर इंक्रीज। तो यहाँ दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है। ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज क्या करता है, आपका वोल्टेज को ये स्टेप अप यानी कि इंक्रीज मतलब दोस्तों आपका बढ़ाना हो गया, आपका वोल्टेज को बढ़ा देगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका बी राइट हो गया। अगला दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका यहाँ पे 22 होगा। इन अ एनपीएन ट्रांजिस्टर द लीकेज करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। कैसे होती है जो लीकेज करंट होती है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर में, किसके कारण होती है, इसमें होल फ्रॉम द कलेक्टर टू बेस। किधर जाती है आपका, फ्रॉम होल्स टू कलेक्टर टू बेस, मतलब होल से कलेक्टर की तरफ आपका जो है कलेक्टर टू बेस जाती है। ठीक है, होल से ये कलेक्टर से बेस की तरफ ये जाती है। या ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए ही इसका राइट हो जाएगा। आप इसमें ऑप्शन 4 दिए गए देख सकते हैं इसमें। अगला दोस्तों यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका 23 होगा। डीसी 2 वायर व 3 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिट की गई पावर की मात्रा तथा ट्रांसमिशन की दूरी समान है तो कॉपर के 3 तार ट्रांसमिशन सिस्टम की ज़रूरत डैश डैश है। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा आप क्वेश्चन समझिएगा। आपका 2 वायर और 3 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिट की गई पावर की मात्रा तथा ट्रांसमिशन की दूरी समान हो तो कॉपर 3 तार ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत डैश होती है। क्या होता है, 2 तार सिस्टम 31%। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्वेश्चन इसका राइट इन्होंने दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट करके बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों हम क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन इन द फ्लेक्सिबल कंडक्ट इज द टू द कंडक्टेड टू द रिजिड कंडक्ट विच टाइप कपलिंग इज द यूज्ड। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा क्या कह रहा है ये। व्हेन अ फ्लेक्सिबल कंड्यूट, जो आपकी लचीली आपका कंड्यूट होती है उसमें कह रहा है कंडक्ट टू द रिजिड कंडक्ट। ठीक है, आपका जो रिजिड कंडक्ट होती है उसमें किस तरह उसकी कपलिंग हम उसमें के लिए यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन कपलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा कि थिन वाल कपलिंग या स्प्लिट सप्लिंग या कपलिंग या फिर रिजिड कपलिंग। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कपलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर आपको 25 होगा। मेगा टेस्टिंग 500 वोल्ट स्थापना की वोल्टेज रेटिंग डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका 1000 वोल्ट यहाँ पे होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा जो आपका मेगर की टेस्टिंग होगी। इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए आपका मेगर का यूज करते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 26 होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम। ठीक है, ये बताना है आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग द लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ द एटम, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो सबसे इसमें हल्का होता है। तो इलेक्ट्रॉन आपका दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो गया। अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। किसी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक प्रेरित ईएमएफ यानी कि इंड्यूस ईएमएफ E1 व E2 हमेशा डॉट डॉट होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे से समान फेज में होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ देखेंगे हम। क्वेश्चन आपका 28 आ जाएगा। इन अ डीसी मोटर इफ द इनपुट पावर इज अ 1.6 किलोवाट एंड द आउटपुट पावर 1.2 किलोवाट द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर विल बी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि आपका जो इनपुट पावर दी गई है 1.6 किलोवाट है और आउटपुट पावर 1.2 किलोवाट है, तो उसमें आपकी इफिशियंसी पूछा है, यानी कि आपको यहाँ पे इफिशियंसी इसकी बतानी है कितनी इसकी क्षमता होगी। इन पे इनपुट पावर यानी इनपुट शक्ति आउटपुट शक्ति इन्होंने दे रखा है, यानी कि यहाँ पे 75.75% यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। इसको आप निकाल के देखेंगे तो। अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन होगा। द टार्क विच ऑफ द अवेलेबल फॉर द डूइंग यूजफुल वर्क इन अ डीसी मोटर इज कॉल्ड।
ठीक है, ये क्या कह रहा है, साफ टॉर्क होगा। ठीक है, साफ टॉर्क इसका राइट आंसर होगा। कह रहा है कि द टॉर्क विच द अवेलेबल फॉर द डूइंग यूजफुल वर्क इन डीसी मोटर, मतलब इसका आपको है कौन सा ऐसा आपका टॉर्क यानी आपका बलागुण होगा जो आपका अवेलेबल रहता है कार्य करने के लिए डीसी मोटर में। इसको क्या कहते हैं, उसमें साफ टॉर्क कहते हैं। ठीक है, साफ टॉर्क सॉफ्ट को घुमाने के लिए होता है। अगला दोस्तों आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका 30 होगा। किसी ट्रांसफार्मर का कोर डैश डैश के लिए लेमिनेट किया जाता है। तो आप सबको पता होगा ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसको लेमिनेट किया था सिलिकॉन की पतली पतली पत्तियों को काट करके। यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन चुंबकीय सर्किट के रिलक्टेंस को कम करने के लिए, कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए, या ऑप्शन सी है आयरन क्षतियों को कम करने के लिए, कॉपर क्षतियों को कम करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चुंबकीय सर्किट के रिलक्टेंस को कम करने के लिए जो है इसको किया जाता है, इसमें एलिमिनेट किया जाता है। वैसे दोस्तों इसमें जो होता है लॉसेस भी कम करने के लिए इसमें जो है हम इसकी कोर को लेमिनेट करते हैं, इसकी जिससे इसकी पावर बढ़ जाए। ठीक है, ऑप्शन इन्होंने ए दे रखा है, लेकिन इसका जो है लॉसेस को हम कम करने के लिए इसमें लेमिनेट करते हैं। चलिए दोस्तों होगा द यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट यानी कि मात्रक क्या होगा दोस्तों, इसका ओम मात्रक होता है, आप सबको पता होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा, ओम्स। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 32 होगा। एक आरएलसी श्रेणी परिपथ में प्रेरित प्रतिघात 10 ओम और कैपेसिटिव प्रतिघात 15 ओम, परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होगा आपको बताना है। यहाँ दोस्तों आपको प्रेरित प्रतिघात 10 ओम दिया हुआ है, कैपेसिटिव प्रतिघात 15 ओम दिया हुआ है, आपको परिपथ में कुल प्रतिरोध आपको आर यहाँ पे निकालना है। निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे 5 ओम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ आप देखेंगे द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि एमसीबी यूज इन द डोमेस्टिक यानी घरेलू में जो यूज की जाती है, कॉमर्शियल इंस्टॉलेशन फॉर द सेफ्टी आर द अवेलेबल सर्किट, जो आपके एमसीबी यूज की जाती है घरों में और जो कॉमर्शियल में आपको इंस्टॉल की जाती है यूज की जाती है सेफ्टी के लिए, अवेलेबल इन द करंट इसमें कितना होता है, दोनों में इसमें करंट की रेटिंग क्या होती है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.5 एम्पियर से टू 60 एम्पियर तक आपका ये आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ जाएगा द डिस्टेंस ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड फ्रॉम द इंस्टॉलेशन सिस्टम विच ऑफ द बीइंग अर्थिंग शुड हैव। ठीक है, यहाँ आपको बताना सबको कितना की दूरी होती है इलेक्ट्रोड से, कितनी दूरी होती है जब यहाँ पे इंस्टॉलेशन सिस्टम जो होता है उससे कितनी यहाँ पे दूरी होती है अर्थ इलेक्ट्रोड की। दोस्तों इसकी कितना दूरी होती है 1.5 मीटर यानी कि 0.5 मीटर, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आएगा 50 हर्ट्ज की एक एसी आवृत्ति में जुड़े एक संधारित्र का प्रतिघात 10 ओम है, 10 ओम है, यदि आपका आवृत्ति कर 100 हर्ट्ज कर दिया जाए तो प्रतिघात डॉट डॉट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका प्रतिघात क्या हो जाएगा 5 ओम, इसका राइट आंसर होगा। इसका क्वेश्चन आप इसका आंसर निकालेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका संधारित्र का प्रतिघात 10 ओम दिया हुआ है और यदि इसकी आवृत्ति बढ़ाकर 100 हर्ट्ज यानी 100 हर्ट्ज की कर दिया, यानी आपको प्रतिघात दे रखा है, इसको आपको फ्रिक्वेंसी एफ भी यहाँ पे दे रखा है, इसका आप प्रतिघात निकालेंगे तो इसका 5 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 50 हर्ट्ज एसी पे ये ट्रांसमिट की जा रही है। अगर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे इन अ बैलेंस 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम ईच फेज carrier current I and I ampere, the current of the natural wire will be। यहाँ दोस्तों को बताना है कि इन बैलेंस 3 फेज आपका कनेक्ट रोड सिस्टम है, इसमें प्रत्येक फेज में करंट आई एम्पियर फ्लो हो रही है, तो इसमें न्यूट्रल वायर विल भी कितना होगा, न्यूट्रल वायर बताना है आपको। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा 0 एम्पियर। ठीक है, आपको पता है न्यूट्रल में करंट फ्लो होती नहीं है, यहाँ पे 0 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका 37 होगा। एक शुद्ध प्रेरक परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति में 1/4 कमी कर दी जाती है तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अभी ऊपर भी क्वेश्चन आया था, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन था। यहाँ पे कह रहा है एक प्रेरक परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति में 1/4 कमी कर दी जाए तो विद्युत धारा हो जाएगी, क्या हो जाएगी 4 गुना अधिक हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे भी इस तरह से आपका आंसर दिया हुआ था। यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन होगा इफ V इज द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ DC मोटर द मैक्सिमम पावर विल बी डेवलप्ड बाय बैक ईएमएफ इज इक्वल टू। जब यहाँ पे सप्लाई डीसी मोटर में आपका सप्लाई आपका वोल्टेज दिया जाता है V दिया जाता है, उस टाइम मैक्सिमम जो शक्ति है वो कब उत्पन्न होती है, बैक ईएमएफ से बराबर होगी, तो क्या होगा V/2। ठीक है, V/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 होगा। किसी डीसी शंट मोटर की यदि टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाए तो टार्क समान बना रहता है, तो डेड डैश क्या होगा। डीसी मोटर में शंट आपका मोटर है, यहाँ पे इसके टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाए, उसमें टार्क समान रखा है, तो क्या होगा उस टाइम दोस्तों क्या होगा। ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 दिए, गति तथा आर्मेचर करंट दोनों आधे हो जाएंगे, या गति तथा आर्मेचर करंट दोनों समान रहेंगे, या गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर करंट समान बनी रहेगी।
ये ऑप्शन 4 है, गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर करंट दुगनी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा, यानी कि डी। अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 40 होगा। इन अ डीसी जनरेटर इंटरपोल फील्ड कॉइल आर द कनेक्टेड इन। यहाँ डीसी जनरेटर में आपका जो इंटरपोल आपकी कॉइल होती हैं, फील्ड कॉइलें होती हैं, वो किस में कनेक्ट रहती हैं? सीरीज विद आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग से आपका श्रेणी में ये जुड़ी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दोस्तों यहाँ पे होगा 41 होगा। किसी इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की आवृत्ति डेड डैश होती है, क्या होती है? स्लिप गुणे सप्लाई आवृत्ति के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। इंडक्शन मोटर में रोटर की आवृत्ति, आपने दोस्तों एक फार्मूला पढ़ा होगा, Fr इजकल टू एस इंटू एफ। ठीक है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, आपकी रोटर की आवृत्ति जो होती है स्लिप और आपकी फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। देखिए ये इसका यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज इफ। तो ट्रांसमिशन लाइन की जो क्षमता है उसकी कैसे हम इसकी बढ़ा सकते हैं, यदि क्या कर सकते हैं? बोथ द वोल्टेज एंड पावर फैक्टर इट डिक्रीज। मतलब कि आप ऑप्शन ए दे रखा, बोथ वोल्टेज एंड पावर फैक्टर डिक्रीज, यानी कि वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों यानी कम किए जाएं। या ऑप्शन नंबर 2 रखा, ओनली द पावर फैक्टर इज डिक्रीज, या सिर्फ आपका पावर फैक्टर ही यहाँ पे कम किया जाए, शक्ति गुणा कम किया जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन देखा, द वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन इज डिक्रीज, सिर्फ आपका ट्रांसमिशन वोल्टेज ही कम किया जाए। अगला दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 रखा, बोथ द वोल्टेज एंड पावर फैक्टर इज इंक्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका 4 राइट हो जाएगा कि आपका यहाँ पे वोल्टेज और आपका पावर फैक्टर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपका होगा 43, आपका 43 होगा। ट्रांसफार्मर एक्शन रिक्वायर्स ट्रांसफार्मर में क्या एक्शन करता है रिक्वायर में? इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, या कंस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स तो आपको चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इसका आंसर राइट होगा, सी ऑप्शन। अगर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्टोरेशन इन द एम्पलीफायर इज कॉज्ड बाय, क्या होगा आपका? ओवरलोडर ऑफ डिवाइसेस, या रेजिस्टिव एलिमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर 2 है नॉन लीनियर डायनेमिक कर्व ऑफ द एक्टिव डिवाइसेस, या रिएक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्वेश्चन समझिएगा, आपका पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्टोरेशन इन द एम्पलीफायर इज यूज्ड बाय, आपका जो आवृत्ति का डिस्टोरेशन होता है उस पर कमी हो जाती है आपकी, इसमें एम्पलीफायर जो होता है उसमें क्या करता है? ठीक है, इस पर क्या करना है? तो आपका रिएक्टिव एलिमेंट से आपका ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन आपका 45 होगा। 1 मिली वाट पावर इज इक्वल टू, 1 मिली वाट आपका जो शक्ति है वो किसके बराबर होगी? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इन्होंने राइट दिया है, 1/1000 वाट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत फॉन्ट आपका छोटा लिखा हो दोस्तों, आपको बता दूं पढ़ के। एक 25 किलोवाट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 25 turns in the primary and 40 turns in the secondary. The primary connected to the 100 hertz and the 50 hertz supply the secondary voltage current। यहाँ हम दोस्तों आप कह रहा है 25 किलो आपका केवीए आपका ट्रांसफार्मर है सिंगल फेज का, उसमें 250 टन आपका प्राइमरी आपको यानी कि आपका N1 का मान यहाँ पे दोस्तों 250 दे रखा है। ठीक है, 250 है। उसके बाद यहाँ पे फिर आपका यहाँ पे 40 दे रखा है आपका सेकेंडरी टन, N2 का यहाँ पे 40 दे रखा है। यहाँ पे कह रहा है प्राइमरी जो कनेक्ट है आपका 1500 वोल्ट, प्राइमरी जो आपकी N1 है 1500 वोल्ट से आपको ये 1500 वोल्ट आपकी कनेक्ट है। फिर इसके 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, सेकेंडरी की आपकी वोल्टेज बताना है, यानी कि आपको यहाँ पे V1 दे रखा है, V2 के आपके वैल्यू निकालना है, N1/N2 V2/V2 से फार्मूला निकालेंगे इसकी, और इसका आंसर आ जाएगा 240 वोल्ट आपका यहाँ पे 104 आपका एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। आप इससे निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगला दोस्तों हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका 47 होगा। भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए? ये कह रहा है दोस्तों कि जमीन के अंदर जो इलेक्ट्रोड है उसको कैसे रखना चाहिए? तो उसको लंबवत रखना चाहिए, सबको पता है इसको जो है लंबवत हम रखेंगे। ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे आपका 48 आ जाएगा। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग में प्रति चक्कर वोल्टेज डॉट डॉट होगा, क्या होगा? समान मूल्य का होगा, समान मूल्य का होगा। इसका मतलब दोस्तों क्या है? उच्च वोल्टेज साइड पर उच्च, या ऑप्शन दे रखा ट्रांसफार्मर के चक्कर अनुपात पर निर्भर करता है, यह समान मूल्य का या हमेशा भिन्न। ये क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है ट्रांसफार्मर प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग में प्रति चक्कर वोल्टेज होगा, जब उसके रोटेशन मतलब का जो होगा उसमें तो प्रति चक्कर पूछ रहा है। तो देखिए उसमें कोई रोटेशनल पार्ट होता नहीं, लेकिन आपका जो फ्लक्स होता है वो तो आपका
रोटेट करता रहता है ना, तो उसके कारण यहाँ पे कह रहा है सामान्य मूल्य का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर के अकॉर्डिंग आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों हम क्वेश्चन देखेंगे, 1000 ओम 1 वाट का एक प्रतिरोध है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना आपको, 1000 ओम का 1 वाट का एक प्रतिरोधक कितनी विद्युत धारा को समान आसानी से प्रवाहित कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं आर का मान दिया हुआ, आर का मान 1000 दिया हुआ, आपका आर का मान 1000 है। उसके बाद यहाँ पे आपका पी दे रखा, पावर आपका यहाँ पे 1 वाट दे रखा दोस्तों, आप दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या निकल आई निकालना है। ठीक है, पी बराबर वी स्क्वायर अपन आर निकालेंगे, आई बराबर वी बराबर आई स्क्वायर इंटू अपन आर रखेंगे, आर यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ दोस्तों आपका फाइनल आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे 30 मिली एम्पियर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 50 होगा, किसी हाइड्रोलिटिक पावर स्टेशन में सर्ज टैंक डॉट डॉट किसके पास स्थित होती है। तो सर्ज टैंक जो होता है दोस्तों आपको विद्युत केंद्र के सब स्टेशन की आपकी ये पास स्थित होती है। तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको 50 क्वेश्चन आपको इस पार्ट में करा दे रहा हूँ। अगले जो 50 क्वेश्चन होंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको उसमें 50 क्वेश्चन में करा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन और करा दूँगा, तो आपका यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन जो आपके हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों कमेंट करके आप बताइएगा, जो भी इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। और आप भी इसका राइट आंसर बताइए, क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करिएगा, शेयर पर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। मिलते हैं सबसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।